चलो, तो अपन एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 8 9 10 11 12, क्लॉज 8 9 10 11 12 में आ जाओ, क्लॉज 8 से। ये मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बचे हुए रिमेनिंग, अगर शेड्यूल 1 की क्लॉज बोलो तो। राइट, 6 एंड 7 अपन ने किया रिवाइज। नाउ लेट्स ट्राई टू रिवाइज क्लॉज 8 9 10 11 12। क्लॉज 8, a CN practice shall be deemed to be GPM if he accepts a position as an auditor which was previously held by another chartered accountant, right? And he did not communicated with that previous chartered accountant, then he will be held guilty of professional misconduct. यहाँ पे तुम्हारे रीजन दिए हुए थे कि तुम ऑडिट कब एक्सेप्ट नहीं करोगे, कब एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपन, अगर सेक्शन 139 140 का कंप्लायंस नहीं हुआ तो, अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी का पेमेंट नहीं हुआ है तो। राइट, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी होनी चाहिए, वो डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए। डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड पे अपन ने डिस्कशन किया था कि अगर ऑडिट फीस ऐसी ऑडिट फीस जो कि डायरेक्टर ने साइन की हुई है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टर और ऑडिटर दोनों ने साइन की हुई है वो अनडिस्प्यूटेड नहीं कहलाएगी, दैट इज सॉरी डिस्प्यूटेड नहीं कहलाएगी, अनडिस्प्यूटेड कहलाएगी। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी का अगर पेमेंट नहीं किया, मतलब ऐसी फीस जो ऑलरेडी डायरेक्टर और ऑडिटर दोनों ही सहमति है, दोनों की इतनी फीस तो बननी ही चाहिए थी हमारी, तो उस केस में तुम्हारा सामने वाला जो ऑडिटर है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर अनलेस दैट ऑडिट इज इन रिलेशन टू सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स का है तो अलग बात है, वरना तुमको नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस के लिए एक्सेप्ट नहीं करनी है। एंड थर्ड केस वाज द इशुएंस ऑफ द क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन थर्ड केस को मैंने अलग से हाईलाइट क्यों किया था, क्योंकि थर्ड केस में तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो अगर तुमको लग रहा है कि भैया क्वालिफिकेशन जो किया था पिछले ऑडिटर ने वो क्वालिफाइड रीजंस के कारण, जस्टिफाइबल रीजंस के कारण क्वालिफिकेशन नहीं किया था, तुम्हारे हिसाब से वो अनजस्टिफाइबल था क्वालिफिकेशन मॉडिफिकेशन, एंड तुम उसको फॉर गुड रीजन यू आर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। बट जो फर्स्ट टू केस है, फर्स्ट टू केस उसमें अगर तुम एक्सेप्ट करते हो एज एन ऑडिटर बिफोर कंप्लाइंग दिस फर्स्ट टू केसेस, तो तुम्हारा गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 8 में। फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि प्रीवियस ऑडिटर अगर अवेलेबल नहीं है फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस, अगर अनडिस्प्यूटेड फीस जो है वो प्रीवियस ऑडिटर को, मैं चलो गया आया तुम्हारे पास और तुमने बोला कि ठीक है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ऑडिट जब तक तुम पुराने मेरे भाई का पैसा देके नहीं आते हो, तो मैं बोला चलो ठीक है मैं तुम्हारे भैया का पैसा देके आ जाता हूँ। लेकिन तुम्हारे भाई के पास गया तो तुम्हारे भाई अवेलेबल नहीं है, सिंगापुर में घूम रहे थे, तो मैंने क्या बताया था तुम्हारे भाई के लिए। फिर उस केस में तुमको कुछ नहीं करना है, अपन बोलेंगे कि भैया ठीक है तू एक डिमांड ड्राफ्ट बना के आ जा, डिमांड ड्राफ्ट बना के आ जा कि तू उसको पेमेंट कर दिया। डिमांड ड्राफ्ट अब और डिसऑनर नहीं हो सकता है, तुमको पता होगा, एंड डिमांड ड्राफ्ट विल बी इन फेवर ऑफ हमारे भाई के प्रति, एंड देयरफॉर वी विल बी able to accept the appointment as an auditor in this case now after he has issued or purchased a demand draft for that fees of the previous auditor। इसके बाद अपन ने देखा था सिक यूनिट किसको बोलते हैं, तो सिक यूनिट जो भी यूनिट रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, दैट इज 5 साल या उससे ज्यादा पुरानी एंटिटी है, एंड जिसका नेटवर्थ नेगेटिव हो चुकी है, कुल मिला के उसकी लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो चुकी है, नेटवर्थ नेगेटिव हो चुकी है। एंड सेकेंडली रिटायरिंग ऑडिटर से तुमको कम्युनिकेट करना है कैसे कैसे तरीके से, तो कम्युनिकेशन बाय लेटर थ्रू आरपीएडी, याद है आरपीएडी, आरपीएडी के थ्रू तुमको कम्युनिकेट करना है, या फिर तुम खुद से जाके हैंड रिटर्न एक्नॉलेजमेंट भी लेके आ सकते हो वापस से, या तीसरा था तुम्हारा रिटायरिंग ऑडिटर बाय कम्युनिकेशन वाया ईमेल एड्रेस से कर सकते हो, रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट और हिज लास्ट नोन ऑफिशियल एड्रेस। इसमें मैंने बताया भी था इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन आया हुआ है आईसीआई एमसीक्यू, ठीक है। दोनों ही चीज याद रखना, या तो आइदर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में करो या तो लास्ट नोन ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जो भी रहेगा तुम्हारा उसमें कम्युनिकेट करना है तुमको। एंड चौथा यूनिट के थ्रू जो कि अभी सच एक्टिव नहीं हुआ है। प्रीमाइसेस फॉन्ड लॉग में अपन बता देंगे कि भैया शेल बी डीम्ड डिलीवरी, एंड सिमिलरली फर्म नॉट फाउंड एट द गिवन रजिस्टर्ड एड्रेस, उसमें भी अपन मान लेंगे कि डीम्ड डिलीवरी हो चुकी है। स्पेशल ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट में अपन ने देखा था कि अगर टैक्स ऑडिट वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी क्या तुमको एज सच कम्युनिकेट करना है क्या प्रीवियस ऑडिटर से, तो यस उस केस में भी तुमको कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, इट वुड बी हेल्थी प्रैक्टिस। और क्या ये सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एप्लीकेबल है क्या क्लॉज है, नहीं, ये सारे ऑडिटर को एप्लीकेबल है, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो, टैक्स ऑडिटर हो, या तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, कंपनी ऑडिटर हो, कोई भी टाइप का ऑडिटर हो, सबको अपना कम्युनिकेशन करना है उनके प्रीवियस ऑडिटर से। बट ये पैरेलल चलता है, मैंने बताया था क्लॉज एट पैरेलल चलता है, दैट इज इंटरनल ऑडिटर विल कम्युनिकेट विद द प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर, सिमिलरली स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल कम्युनिकेट विद द प्रीवियस स्टैट्यूटरी ऑडिटर, प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर से कम्युनिकेट करने की जरूरत तुमको नहीं है। The council has laid down detailed guidelines on the subject as under communication required for all kinds of audit. कम्युनिकेशन इन केस असाइनमेंट डन बाय अदर प्रोफेशनल, तो अदर प्रोफेशनल के केस में भी अगर तुमको कम्युनिकेट करना है, जैसे कि मान लो इस बार हम इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हुए और पिछले बार कोई इंटरनल ऑडिट किसी और ने किया था, सीडब्ल्यूए ने किया था मान लो, सीएमए ने, तो क्या
हमको उससे भी कम्युनिकेट कर लेना चाहिए क्या? तो यस, दे से कि या इट वुड बी अ हेल्दी प्रैक्टिस। तो हेल्दी प्रैक्टिस दो केस में बोला इंस्टीट्यूट ने, एक तो प्रीवियस ऑडिटर नॉट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उससे भी कम्युनिकेट कर लो, एंड सेकंडली टैक्स ऑडिट के केस में भी तुमको कम्युनिकेट करना चाहिए, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल कम्युनिकेट विद द प्रीवियस टैक्स ऑडिटर। फिर तुम्हारा लैक ऑफ टाइम इन एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, अपन ने देखा था कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑडिट हो गए, बैंक ऑडिट हो गए, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं रहता है ऑडिट कंप्लीट करने के लिए। तो उस केस में यहाँ पे बोल दिया है कि इंस्टीट्यूट ने कि ठीक है तुम ऑडिट स्टार्ट कर लो, बट ये प्रोविजनल बेसिस में स्टार्ट करना। इन केस अगर सामने से कम्युनिकेशन नेगेटिव आ जाता है मुझे, तो मैं हो सकता है ऑडिट करना बंद कर दूं, मैं हो सकता है ऑडिट करना बंद कर दूं। मैं को कम्युनिकेशन सेंड करना है टू द प्रीवियस ऑडिटर इन हिज एक्सेप्टेंस लेटर, ही शुड मेक क्लियर क्लाइंट को कि his acceptance is subject to the professional objections that may be raised by the previous auditor, and he may decide to, that is he may resort for final acceptance only after the communication received from the previous auditor। implied communication तो मैंने केस बताया था, ये अभी तक आया नहीं है, बट इसमें एक केस लॉ दिया हुआ है इंस्टीट्यूट का, जो कि अपन इसको एक केस बना के इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है, इसलिए रेफर कर देते हैं क्या कि सामने रिस्पोंडेंट न्यू ऑडिटर है, उसने कम्युनिकेट नहीं किया प्रीवियस ऑडिटर को, क्योंकि वो कंप्लेन कर चुका था ऑलरेडी कि भैया इसने मेरा क्लाइंट छीन के गया, ये मेरा क्लाइंट छीन के गया, वो प्रीवियस ऑडिटर ने ऑलरेडी कंप्लेन कर लिया। तो रिस्पोंडेंट ऑडिटर को क्या बोला कि ठीक है तुमको तो पता ही है ना कि मैंने तुम्हारा क्लाइंट छीना, तुम जो मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो, तो इसका मतलब हमारे बीच में ये तो कम्युनिकेट हो चुका है कि प्रीवियस ऑडिटर से या प्रीवियस ऑडिटर का जो क्लाइंट है वो मेरे पास आया है, प्रीवियस ऑडिटर से इम्प्लाइड कम्युनिकेशन हो गया है। तो प्रीवियस ऑडिटर जो अब कंप्लेनेंट था उसने दूसरा केस फाइल किया क्या कि भैया ये प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं किया, जो न्यू ऑडिटर है वो मेरे से कम्युनिकेशन किए बिना एक्सेप्ट कर लिया ऑडिट का अपॉइंटमेंट। तो इस केस में न्यू ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि डीम्ड कम्युनिकेशन तो है, ऑलरेडी हमारी लड़ाई चल रही थी, इसमें ऑलरेडी कम्युनिकेशन तो चल ही रहा था, तो ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि भैया उसका जो तुम्हारी बीच में लड़ाई चल रही थी उसमें तुमने ये जो ऑब्जेक्ट है क्लॉज 8 का, क्लॉज 8 का ऑब्जेक्ट क्या था कि तुमको पता चल पाए कि प्रीवियस ऑडिटर से कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जिसके कारण जो क्लाइंट है वो हमारे पास आ रहा है, जिससे हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ऑडिट, राइट? तो ये तुम्हारा रीजन है फॉर गेटिंग प्रीवियस ऑडिटर कम्युनिकेशन, फॉर प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करने का ये ऑब्जेक्ट है क्लॉज 8 का, ये पूरा होना चाहिए, एंड देयरफॉर यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा, इम्प्लाइड कम्युनिकेशन अलाउ नहीं है, याद रखना। फिर अपन ने क्वेश्चन भी देखा था कम्युनिकेटेड विद प्रीवियस ऑडिटर ओवर फोन अलाउड है क्या? नहीं है, फोन के ऊपर अलाउड नहीं। अपन ने 4 कम्युनिकेशन वे देख लिया, क्या ईमेल एड्रेस और तुम्हारा आरपीआईडी एंड बाय हैंड डिलीवरी। देन सेंड अ लेटर अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग अलाउड नहीं, अपन ने क्या देखा था आरपीआईडी के थ्रू ही अलाउड है। अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एंड फेल टू कम्युनिकेट विद स्टेट ऑडिटर, तो अभी देखा अपन ने इंटरनल ऑडिटर को किससे कम्युनिकेट करना है? इंटरनल ऑडिटर से, एंड कम्युनिकेट विद कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट करके कम्युनिकेशन करने के कारण गिल्टी हो जाओगे, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट तुमको कम्युनिकेट करनी है। उसके बाद अपन ने क्लॉज 9 जस्ट रिवाइज किया, क्लॉज 9 में देखा कि अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विदाउट फर्स्ट असर्टेनिंग वेदर सेक्शन 139, 140 और 141 सेक्शन हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट, देन इन दैट केस यू विल बी हेल्ड जीपीएम। और अपन ने फिर 2 केस देखा कि अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो उसको ऑडिटर को एक कम्युनिकेशन देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी को, एंड वेदर द रीजंस फॉर द रेजिग्नेशन, राइट, रीजंस फॉर द रेजिग्नेशन उसको बताने हैं, और इसकी कॉपी कम्युनिकेशन की कॉपी इंस्टीट्यूट को भी फाइल करनी है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो डिफरेंस तुमको क्या मिलेगा, ऐसे तो अभी अपने को कंपनी एक्ट में ये वाला सेक्शन है नहीं, अब रहा नहीं है, लेकिन जब अपने को सेक्शन था सेक्शन 140 सब सेक्शन 3, जब तुम रिजाइन करते हो तो तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी के लिए ध्यान 140 सबसेक्शन 3 एंड 140 सबसेक्शन 2 में तुमको बताना पड़ता है रीजंस, किस किस को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मेरे आरओसी को बताना पड़ता है, एंड कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आरओसी, इनको रीजन बताना पड़ता है, प्लस अगर गवर्नमेंट कंपनी तो उसके इसमें सीएजी को भी बताना पड़ता है, ये सेक्शन खुद बोलता है। तो यहाँ पे सेक्शन तो बोलता ही है, और साथ साथ आईसीआई क्या बोल रही है कि तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो बताना ही है एज पर कंपनी एक्ट भी और एज पर हमारे रेगुलेशन भी, बट सेकेंडली इंपॉर्टेंट क्या है, तुमको आईसीआई को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो कॉपी तुमको आईसीएआई को भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, आईसीआई को भी कम्युनिकेशन करना, ये नया है एज कम्पेयर टू सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये चीज नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात करना, इंस्टीट्यूट को भी कॉपी हमको प्रोवाइड करवानी है, एंड सेकेंडली जो न्यू ऑडिटर है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कम्युनिकेट करना है बिफोर एक्सेप्टेंस एज एन अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। सिमिलरली अगर ऑडिटर वाज विलिंग टू गेट हिमसेल्फ अपॉइंटेड ऑल्दो वाज नॉट अपॉइंटेड, देन अगेन इंस्टीट्यूट को एक कॉपी फाइल करेगा ऑफ एनी स्टेटमेंट इफ एट ऑल ही हैज कम्युनिकेटेड विद द मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ द कंपनी, अगेन प्रीवियस नया ऑडिटर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कॉपी एक ले लेगा। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड अगर चाहे तो पैरा ए और बी में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर लगती है तो न्यू ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर या कंपनी से मंगवा सकती है, एंड अबव प्रोसीजर विल आल्सो बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट रिमूवल बाय द गवर्नमेंट ऑडिटर, सॉरी,
एंड इन केस ऑफ एपिलेट अथॉरिटी या तुम्हारी कोई भी एनसीएलटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रिमूव कर रही है तुमको एज एन ऑडिटर से। फिर अपन ने ये 3 केस देखा भी था, अभी जैसा अपन रिवाइज किया कि अगर ऑडिटर डाइड है एंड न्यू ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बीओडी है तो चलेगा, क्योंकि इस केस में शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा नहीं। 3D दैट इज डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिसेबिलिटी के केस में शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो इस कैजुअल वैकेंसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सिर्फ रिकमेंड करते हैं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, अल्टीमेटली अप्रूवल शेयर होल्डर करते हैं इन ईओजीएम कंडक्टेड विद इन 90 डेज ऑफ द बोर्ड अप्रूवल। एंड देयरफॉर यहाँ पे अगर विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल तुमने एक्सेप्ट कर लिया ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो 140 का सेक्शन जो है वो कंप्लाई नहीं होगा, 139 सब सेक्शन 8 का सेक्शन कंप्लाई नहीं होगा एंड देयरफॉर यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर क्लॉज 9। फिर क्लॉज 10 में अपन ने देखा कि अगर तुम चार्ज कर रहे हो या ऑफर भी कर रहे हो, सिर्फ चार्ज एक्सेप्ट कर रहे हो या ऑफर भी कर रहे हो टू एक्सेप्ट एनी प्रोफेशनल रिसीट या प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, फीस जिसकी बेसिस, फीस जो है तुम्हारा वो किसके बेसिस पे डिपेंडेंट है, इज कंटीजेंट अपॉन सर्टेन रिजल्ट ऑफ सच एंगेजमेंट या फिर इज कंटीजेंट अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ड्यू टू सच एंगेजमेंट। तो इन दैट केस यू विल बी हेल्ड जीपीएम अगर तुम ऐसा फीस एक्सेप्ट कर रहे हो तो। लेकिन कुछ जगह इंस्टीट्यूट ने ऐसी फीस एक्सेप्ट करना अलाउ कर दिया है, दैट इज इवन इफ द फीस इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और फीस is contingent upon such result of such employment, then you can accept such fees which is given under regulation 192। रेगुलेशन 192 में दिया हुआ है तुम्हारा। अपन ने इसको याद कैसे किया था कि भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेट रिकवरी नहीं हो रही थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेट रिकवरी करवानी थी तो वो नहीं हो रही थी, इसलिए वो मेरे पास क्या हुई, लिक्विडेट होने के लिए आ गई। उसको ने बोला कि मेरा लिक्विडेशन कर दो। मैंने उसको क्या बोला कि भैया अभी तो टाइम है, तुम्हारी जिंदगी बहुत है, अभी साल बचे हैं तुम्हारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिर्फ डेट की तो बात है, डेट रिकवरी नहीं हो रही है। उसके लिए मैं बता दो तुम क्या करो, एक काम करो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर लो। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए वो कहा गया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के पास, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास गया एंड वहां उसकी वैल्यू बढ़ गई और वो फिर फंड रेस कर पाया एंड वो एबल टू रिकवर कर पाया। ठीक है, तो वो देन ही वाज एबल टू रिकवर, able to fund raise the funds and अल्टीमेटली कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेट रिकवर हो गया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेट रिकवरी, इससे 2 पॉइंट है। सबसे पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर तुम ऑडिट वगैरह एक्सेप्ट कर रहे हो तो उनके एक्ट में दिया हुआ है, तुमको कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर तुम एज परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल या एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उनका ऐसे बेसिस में अगर तुम उनकी ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो जिनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, फिर डेट रिकवरी सर्विसेज अगर तुम प्रोवाइड कर रहे हो वसूली वाई का तो भी तुमको अलाउड है कि तुम्हारी फीस हो बेसिस डेट रिकवरी तुमने जितना किया उसके बेसिस में हो सकता है। अगेन लिक्विडेशन भी सेम है, लिक्विडेशन में क्या करना होता है, तुमको रियलाइजेशन करवाना पड़ता है एसेट्स का एंड देन तुमको अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ओवर शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर। तो ये जो लिक्विडेट तुमने किया, जितना रियलाइज किया उसके ऊपर भी तुम्हारी फीस डिपेंडेंट हो सकती है, राइट। एंड उसके अलावा अपन ने देखा कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस तुम बता रहे हो कि मैं इतनी कम कॉस्ट बचा लूंगा तुम्हारी, तो जितनी कॉस्ट बचाओगे उसका कुछ परसेंटेज तुम फीस एक्सेप्ट कर सकते हो। सिमिलरली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वर्क में तो ये अलाउड है जहां पे परमिटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड इट इज दोज विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4। एंड देन उसके बाद वैल्यू इंक्रीज एंड फंड रेजिंग वाली सर्विस थी, तो वैल्यू से था तुम्हारा वैल्यूअर वगैरह तुम अगर बन रहे हो तो उस केस में तुमको अलाउड है। एंड तुम्हारा फंड रेजिंग सर्विसेज में मैंने बताया था आईपीओ एफपीओ जो है ये बेसिस में तुम अगर फीस एक्सेप्ट कर रहे हो कि जितना तुम्हारा कैपिटल मैं रेज करवा रहा हूँ उतना उसके बेसिस में तुम मुझे पैसे दोगे तो वो अलाउड है। लेकिन याद रखना इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन आया हुआ है लोन, वो लोन वाला, तो लोन जो सैंक्शन करवाओगे तुम उसका परसेंटेज बेसिस में इंस्टीट्यूट में जीपीएम किया हुआ है वो आंसर में। ठीक है, फिर इसके अलावा एच में तुम एक्टिंग एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट, ये भी अगर तुम दे रहे हो तो इस केस में तुम्हारी ये 2 एक्टिविटी और इंक्लूड की है आईसीएआई में, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट। क्लॉज 11 फिर अपन ने देखा कि तुम कोई भी बिजनेस और ऑक्यूपेशन में एंगेज हो रहे हो अदर देन प्रोफेशन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदर देन प्रोफेशन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर एंगेजिंग इनटू एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल सो एज टू एंगेज। अगर तुमको काउंसिल परमिट करी तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर तुमको काउंसिल ही परमिट नहीं करी और तुम एंगेज हो रहे हो कोई अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन में अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उस केस में गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। प्रोविजन में दिया हुआ है कि तो अगर तुम चाहो तो डायरेक्टर बन सकते हो कंपनी के, लेकिन इंश्योर करना कि तुम मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर एक एम्प्लॉय हो जाते हैं और अगर तुम एम्प्लॉय बन गए हो कंपनी के तो तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे, राइट। सो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर तुमको नहीं बनना है। इसके अलावा तुम डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकते हो, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर अपन ने देखा था। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि तुम या तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे फर्म का कोई पार्टनर या तुम होना नहीं चाहिए इंटरेस्टेड विद सच कंपनी एज एन ऑडिटर। तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा फर्म का कोई भी दूसरा पार्टनर या तुम एज एन ऑडिटर इंटरेस्टेड नहीं हो वो कंपनी में तो तुम वो कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो प्रोवाइडेड यू आर नॉट होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर।
इसके बाद अपन ने देखा था ये पॉइंट कि अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल टू एंगेज, तो कुछ जनरल परमिशन ग्रांट किए इंस्टीट्यूट ने अंडर रेगुलेशन 198। जनरल परमिशन ग्रांटेड अपन को याद क्या करना था, मैंने कल बताया होगा। जनरल परमिशन ग्रांटेड याद रखनी है, स्पेशल परमिशन अपन को ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी, दैट इज जनरल परमिशन के अलावा जो भी पॉइंट आएगा तुम्हारा उसमें तुमको स्पेसिफिक अप्रूवल लगेगा। इफ यू आर अंडरटेकिंग एनी सच ऑक्यूपेशन और बिजनेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर जनरल अप्रूवल लिस्ट, तो उस केस में तुमको स्पेसिफिक अप्रूवल लगेगा एंड यू विल बी हेल्ड जीपीएम अगर तुम स्पेसिफिक अप्रूवल लिए बिना काम चालू कर देते हो तो जनरल अप्रूवल अपन ने कैसे याद किया था, जनरल अप्रूवल अपने कैसे याद किया था, बेटी बेटी प्लस सीए फर्म में हल जोत रही है, बेटी एक तुम्हारी बेटी है बेचारी छोटी सी और वो सीए फर्म में काम कर रही है, मतलब कुल मिला के सीए फर्म में हल जोत रही है, फीस बिल्कुल भी नहीं है और नोटरी रिकवरी वगैरह ये सब फालतू फालतू काम करवा रहे उससे एंड कुछ भी कुछ कंसल्टेंसी वगैरह का रिकवरी कंसल्टेंट का भी काम देते हैं। रिकवरी कंसल्टेंट मतलब जाओ वसूली करके आओ, रिकवरी कंसल्टेंट या नोटरी पब्लिक या पीस, पीस बोले तो जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ द पीस, तो जस्टिस ऑफ द पीस, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड नोटरी पब्लिक, ये तीनों याद रखना क्या जनरल परमिशन में ग्रांटेड है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है ये तीनों के तीनों पॉइंट, नोटरी पब्लिक, जस्टिस ऑफ द पीस एंड स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये तीनों पॉइंट तुम्हारे जनरल परमिशन में ग्रांटेड है, ये तीनों पॉइंट तुम्हारे जनरल परमिशन में ग्रांटेड है, ठीक है ना जगप्रीत। एंड सेकेंडली बेटी सीए है, मैं बताया था क्या बेटी सीए फॉर्म में हल जोत रही है, तो बी से अपने चार, बेटी से 4 पॉइंट याद आते हैं लेकिन वो 4 2 2 पॉइंट करके अपने कुल मिला के 8 पॉइंट हो जाएंगे। देखो कैसे, बेटी के बी से आता है तुम्हारा बुक, तो बुक का ऑथरशिप तुम कर सकते हो और कुछ प्रोफेशनल जर्नल की एडिटरशिप कर सकते हो, नॉर्मल जर्नल की नहीं कर सकते हो। नॉर्मल जर्नल कल अपन ने देखा था जैसे स्टॉक मार्केट की जर्नल वगैरह लिखते हो तो उसकी एडिटरशिप नहीं कर सकते हो, हाँ भले तुम उसकी ऑथरशिप जरूर कर सकते हो, ठीक है। एडिटरशिप किसकी कर सकते हो, जो प्रोफेशनल जर्नल है। प्रोफेशनल जर्नल का एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया होगा कल, क्या जैसे कारो हो गया, कारो हो गया, या तुम्हारा कोई टैक्स ऑडिट के ऊपर तुमने कोई जर्नल लिखी है। सिमिलरली फिर ई से अपन ने देखा था एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में तुम पेपर वैल्यूएशन कर रहे हो, पेपर सेट कर रहे हो, हेड एग्जामिनर बन रहे हो, मॉडरेटर बन रहे हो, या तुम कोई एग्जामिनेशन पास करने के लिए कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, तो एग्जामिनेशन रिलेटेड 2 पॉइंट थे। उसके बाद टी से था ट्यूटरशिप, तो पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर इंस्टीट्यूट का कोचिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द आईसीएआई, उसके अंदर तुम अगर पार्ट टाइम ट्यूटरशिप कर रहे हो तो जनरल परमिशन ग्रांटेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्राइवेट ट्यूटरशिप भी अलाउड है, प्राइवेट ट्यूटरशिप ऐसा ये जो अपन कर रहे हैं, राइट। एंड देन आई से अपन ने देखा था इंश्योरेंस रिलेटेड 2 पॉइंट, जहां पे मैंने बताया था एक तो तुम एलआईसी का होल्ड करना चाहते हो लाइसेंस जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिन्यूअल कमीशन, रिन्यूअल कमीशन पर्पज के लिए अगर तुम कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। प्लस अगर तुम लॉस असेसर बन रहे हो, सर्वेयर बन रहे हो फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, तो भी तुमको बन सकते हो अंदर, ये इन प्रैक्टिस भी अलाउड है, जनरल परमिशन ग्रांटेड है। तो बेटी से अपने 4 4 8 पॉइंट हो गए। इसके बाद अपन ने देखा था कि सीए इन प्रैक्टिस एम्प्लॉयमेंट में इन और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुमको जनरल परमिशन ग्रांटेड है। अपन ने डिस्कस किया था कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट से इन प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट रख के भी तुम फर्म में एम्प्लॉई बन सकते हो, सीए फर्म में एम्प्लॉई बन सकते हो। देन ओनिंग एग्रीकल्चरल लैंड एंड कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब तुम्हारे खुद के लैंड में तुम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी कर रहे हो तो तुमको अलाउड है। यही तो अपन ने बोला था बेटी सीए फर्म में हल जोत रही है, राइट, सीए फर्म में हल जोत रही है, सीए फर्म में प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब सीए फर्म में क्या कर रहे हो तुम, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हल जोत रहे हो। प्लस होल्डिंग ऑफ पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस सच एज एमपी एमएलए एलएलसी, चाचा विधायक है तुम्हारे तो तुम पब्लिक ऑफिस इलेक्टिव ऑफिस तुम होल्ड करो, लेकिन इसको एग्जेगरेटेड करके तुम बताओगे तो क्लॉज 7 में गिल्टी हो जाओगे। एमपी एमएलए करके तुम अपने हर जगह ये भी डालते जाओगे साइमल्टेनियसली तो तुम गिल्टी हो जाओगे। देन ऑनररी ऑफिस लीडरशिप ऑफ चैरिटेबल एजुकेशनल और अदर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के तुम ऑफिस लीडरशिप में होल्ड कर रहे हो, तुम प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, राइट, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। रिकवरी कंसल्टेंट हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी कंसल्टेंट अपॉइंट हुए हो, या फिर नोटरी पब्लिक, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ द पीस, ये जनरल परमिशन ग्रांटेड है, अच्छे से याद रखना। इसके अलावा कोई आया तो तुम्हारा क्या लगेगा, स्पेसिफिक अप्रूवल, तुम क्या कर दोगे उसको गिल्टी कर दोगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्पेसिफिक अप्रूवल मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक अप्रूवल वही सारे पॉइंट है जो जनरल परमिशन में कवर्ड नहीं है। इसके अलावा अपन ने देखा कि अगर तुम पार्ट टाइम फुल टाइम ट्यूटरशिप कर रहे हो अंदर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन आईसीआई, देखो आईसीआई की अगर पार्ट टाइम ट्यूटरशिप कर रहे हो आईसीआई के इंस्टीट्यूट में तो जनरल परमिशन ग्रांटेड है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना घंटा पढ़ाना पढ़ाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम पार्ट टाइम या फुल टाइम ट्यूटरशिप कर रहे हो अंदर एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन आईसीआई का, तो उस केस में तुम्हारा मैक्सिमम 25 घंटा पर वीक पढ़ा सकते हो। 25 घंटा पर वीक यानी कितना हुआ अपन ने देखा था, 25 डिवाइडेड बाय 7, यानी बोले तो 7 3 21 40 3.5 आवर्स मोटा माटी पर डे, 3.5 आवर्स पर डे, ठीक है।
इसके अलावा एज रिगार्ड द क्वेश्चन ऑफ परमिटिंग मेंबर इन प्रैक्टिस टू बी अ डायरेक्टर, promoter director, subscriber to the MOA AOA of any company including board managed company, तो इस पर इट वाज डिसाइडेड कि डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी तुम बनना चाहते हो तो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकते हो, प्रमोटर डायरेक्टर भी तुम बन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, तुम अगर किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन भी सकते हो तो वो ऐसी कंपनी है जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ऐसी तुम्हारी कंपनी है। मतलब सीए प्रैक्टिस ने एज अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस अलाउ करके रखा है इंस्टीट्यूट ने अभी अभी, जो कि अपन काउंसिल जनरल गाइडलाइन में पढ़ेंगे भी। तो वहां पे तुम अगर चाहो तो प्रमोटर मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहो तो बन सकते हो, क्योंकि वो 1% कंपनी के रूप में तुम हो सकते हो, ऑपरेट कर रहे हो, तो तुम ही डायरेक्टर हो, तुम ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तुम ही शेयर होल्डर हो, सब चीज तुम ही हो। और कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में क्या क्या इंस्टीट्यूट ने किस किस टाइप की प्रैक्टिस अलाउ की वो भी अपन देखेंगे बाद में। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना कि नॉर्मली इन जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर तुम नहीं बन सकते हो, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर तुम बन सकते हो। इसके अलावा अगर तुम सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर हो तो तुम होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकते। अगर सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर हो तो यू कांट बी अ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, सो दैट योर इंडिपेंडेंस इज नॉट जियोपार्डाइज। तो इंडिपेंडेंस को देखते हुए इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि अगर तुम सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर हो अगर, तो तुम होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। या उल्टा अगर मैं बोलूँ तो होल्डिंग कंपनी के अगर तुम ऑलरेडी डायरेक्टर हो तो तुम सब्सिडरी कंपनी की डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम्हारा इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाएगा। फिर अपन ने देखा था प्रमोटर डायरेक्टर के ऊपर ऐसा कोई बात नहीं है, क्वेश्चन भी आया हुआ है तुम्हारा Jan 21 में, Jan 21 का क्वेश्चन क्या हुआ है, देयर इज नो बार फॉर अ मेंबर टू बी अ प्रमोटर सिग्नेटरी टू द एमओए एओए ऑफ एनी कंपनी, also no bar for such promoter signatory to be director solicitor of that company irrespective of whether the object of the company includes area falling in the scope of profession of chartered accountant। तो ये वही बोल रहा है कि अगर तुमको डायरेक्टर solicitor बनना है तो भी तुम बन सकते हो, whether or not your company provides CA सर्विस और अदर सर्विसेज। लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी सिर्फ CA सर्विस प्रोवाइड कर रही है एंड दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में तुम इन्वॉल्व हो इन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कंपनी बना के रखे तुमने, तो उस केस में तुम डायरेक्टर सिंप्लिसिटर तो क्या मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन सकते हो, ये अपन पढ़ेंगे काउंसिल जनरल गाइडलाइन। एंड देयरफॉर मेंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्पेसिफिक परमिशन फॉर बिकमिंग अ प्रमोटर डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर सिंप्लिसिटर। बस याद रखना, प्रमोटर डायरेक्टर तुम बनना चाहो बन लो, लेकिन डायरेक्टर सिंप्लिसिटर ही बन सकते हो। अगर तुमको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है अपनी कंपनी का, तो तुम वही कंपनी का बन सकते हो जो तुम्हारा कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में अलाउड है। फिर एचयूएफ बिजनेस तुम्हारे ऊपर एक्वायर कर लिया तुमने, सक्सेशन हुआ तुम्हारे, एचयूएफ बिजनेस तुम्हारा आ गया, तुम्हारा हो गया, तो देयरफॉर इस केस में तुमको क्या करना है, इसमें तुमको आईसीआई को बताना है कि भैया जो ये बिजनेस आया ना मेरे को, तो तुम आईसीआई को एविडेंस दोगे कि ये जो बिजनेस में इंटरेस्ट मैंने एक्वायर किया है दैट इज डिवॉल्व्ड ऑन मी एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस सक्सेशन पार्टीशन ऑफ द फैमिली एंड वाज नॉट एक्टिवली एंगेज इन कैरिंग ऑन सच बिजनेस। ठीक है, मैं एक्टिवली कैरी नहीं कर रहा हूँ बिजनेस, ये तो मेरे को सक्सेशन में मिल गया, इनहेरिटेंस में मिल गया, पार्टीशन में जब एचयूएफ का पार्टीशन हुआ तो मुझे कुछ पोर्शन बिजनेस मिल गया, मैं एक्टिवली एंगेज नहीं हूँ। ऑल्दो तुम एक्टिवली एंगेज रहोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम अपनी मम्मी के नाम से या तुम्हारे बहन भाई या तुम्हारे वाइफ के नाम से करते रहना, ठीक है, ऐसी करते जनरली, तुमको पता होगा कई लोग ऐसी बिजनेस भी ऑपरेट करते हैं किसी और के नाम से। बस तुमको इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करवाना है एविडेंस कि तुम एक्टिवली एंगेज नहीं हो और तुमको ये जो बिजनेस मिला है तुम एक्वायर किए हो बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और पार्टीशन ऑफ द फैमिली। इसके अलावा टू एस्टैब्लिश हिज केस द मेंबर शुड फर्निश अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड द डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग अबव फॉर कंसिडरेशन टू द कंसर्न डिसेंट्रलाइजेशन ऑफिस। मेंबर इन प्रैक्टिस एंगेज्ड एज कर्ता, तुमको कर्ता, अब तुम कर्ता बन गए, तुम बड़े भाई हो, बड़े भाई हो और अब तुम कर्ता बन चुके हो एचयूएफ के, डूइंग फैमिली बिजनेस, तो तुमको लिमिट डिस्क्राइब्ड है उसके अंदर ही रहना है एंड तुम फंड इन्वेस्ट कर सकते हो एचयूएफ के, प्रोवाइडेड यू आर नॉट एक्टिवली एंगेज इन द बिजनेस। ये याद रखना, तुमको एक्टिवली एंगेज नहीं होना बिजनेस का, तुमको अगर इन्वेस्टमेंट कुछ करनी है एचयूएफ के फंड के साथ तो तुम कुछ फंड इन्वेस्ट कर सकते हो एचयूएफ के, तुम कुछ बिजनेस में लगा दो इधर उधर, बट तुम एक्टिवली एंगेज नहीं हो। फिर अपन ने लास्ट देखा था क्लॉज 12, अगर मैं किसी भी पर्सन को अलाउ कर रहा हूँ जो कि मोदी प्रैक्टिस नहीं है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस नहीं है, या फिर मेरा पार्टनर मेंबर नहीं है, मेरा पार्टनर मेंबर नहीं है और मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ साइन करने के लिए, क्या साइन करने के लिए, साइन करना है तुमको मेरे बिहाफ में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में तुम गिल्टी हो जाओगे, उस केस में तुम गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 12 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर मैं ये प्रैक्टिस को ये करने दे रहा हूँ तो गिल्टी नहीं होगा,
तो ये प्रैक्टिस को अगर मैं करने दे रहा हूँ तो गिल्टी नहीं होगा। अगर मेरे फॉर्म में किसी इम्प्लॉई को मैं ये काम करने दे रहा हूँ, डेट इज साइन करने दे रहा हूँ, तो मैं गिल्टी हो जाऊंगा, तो मैं गिल्टी हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देखा क्या, शेड्यूल वन का पार्ट वन का क्लॉज 8, 9, 10, 11, 12। इसके क्वेश्चन अगर देखना है तो एक बार फटाफट से देख लो। क्लॉज 12 का देखो क्या है, चार्टर्ड अकाउंट प्रैक्टिस ये पावर ऑफ अटॉर्नी टू इम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट। इम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट को अभी अपन ने डिस्कस किया कि तुम उसको साइन करने की राइट नहीं दे सकते अपने फर्म के बिहाफ में, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया तुमने उसको साइन करने के लिए, तो तुम गिल्टी हो जाओगे। इम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू कर रहा है ऑडिट क्वेरीज। ऑडिट क्वेरीज तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अपन यहाँ पे क्या क्या पॉइंट कवर किए थे कि साइन करना है फर्म के बिहाफ में ऑन एनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे ऑडिट क्वेरी तो करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो तुम तुम्हारा इम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट या इम्प्लॉय कोई भी हो, वो तो अगर ऑडिट क्वेरी इशू कर रहा है, साइन कर रहा है, तो कर सकता है। देन इम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट अटेंडेड ट्रिब्यूनल एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर क्लाइंट, ये भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। यहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिपोर्ट एज सच कोई तुम साइन नहीं कर रहे हो, तुम तो बस रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने क्लाइंट को, तो तुम्हारा इम्प्लॉय भी जा सकता है, तुम्हारा इम्प्लॉय भी जा सकता है। नाउ इम्प्लॉय, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इशू कर रहा है स्टॉक या प्रोडक्शन नेटवर्क सर्टिफिकेट, तो ये सब तुमको अलाउ नहीं है। नेटवर्क सर्टिफिकेट, प्रोडक्शन, स्टॉक अगर तुम्हारा कोई और साइन कर रहा है, तो उसके में तुमको एश्योर करने की चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो या तो तुम्हारा पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो। कुल मिला के इम्प्लॉई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कर रहा है तो वहां पे गिल्टी हो जाओगे तुम उसको अगर राइट दे रहे हो साइन करने। ठीक है, ये 5 क्लॉज अपने हुए रिवाइज क्लॉज 8, 9, 10, 11, 12।